Hello friends, today our topic is Gainage classification of learning और Gainage hierarchy of learning। आज हम गैनी के अधिगम सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। रॉबर्ट गैनी का जन्म 1916 में नॉर्थ एंडेवर मैसाचुसेट्स यूएस में हुआ था। इन्होंने अपनी बीए की डिग्री और उसके बाद डॉक्टरल डिग्री ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने शोध करके एक सिद्धांत का विकास किया जिसे हम लर्निंग थ्योरीज के नाम से जानते हैं, और इस थ्योरी को हम गैनेज क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रॉबर्ट गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग रेफर्स टू ए सेट ऑफ कंपोनेंट्स स्किल्स दैट मस्ट बी लर्न बिफोर द कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ विच दे आर ए पार्ट कैन बी लर्न। रॉबर्ट गैने ने 8 टाइप्स की लर्निंग बताई थी और उसको एक क्रम में व्यवस्थित किया था, और पहले प्रकार की लर्निंग को सीखने के बाद अब सेकंड टाइप पे पहुंचेंगे, देन थर्ड, और सबसे लास्ट में आप एट्थ टाइप लर्निंग पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने 8 टाइप की लर्निंग को एक सीक्वेंस में प्रस्तुत किया था, जिसे हम गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग या फिर गैने का पदानुक्रमिक अधिगम का सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग बिल्ड अपॉन द लोअर लेवल। The lowest 4 orders tend to focus on the more behavioral aspect. The highest 4 focus on the more cognitive aspect. 8 टाइप की लर्निंग, इसको हम सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, चेन लर्निंग, इसके बाद वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, या आप गैने का हायरार्की ऑफ लर्निंग का ट्राइंगल देख रहे हैं। इसमें सबसे निम्न स्तर पे सिग्नल लर्निंग, देन स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, फिर चेन लर्निंग या फिर साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, एंड लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। पहली 4 टाइप की लर्निंग को हम बिहेवियरल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं, और नेक्स्ट जो 4 हैं, लास्ट वाली जो 4 हैं, उनको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट के रूप में देखते हैं। अर्थात पहले अधिगम के 4 प्रकार आपके व्यवहारिक या फिर आपकी व्यवहार से संबंधित पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, जबकि लास्ट वाले 4 आपके कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक अप्रोच को प्रदर्शित करते हैं, जिसे आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे होंगे। गैने ने इन 8 टाइप्स की लर्निंग को एक सीक्वेंस में प्रस्तुत किया है, जिन्हें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, पहला है सिग्नल लर्निंग, दूसरा है एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा है चेन लर्निंग, चौथा है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, देन कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रिंसिपल लर्निंग या फिर रूल लर्निंग, और लास्ट में है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस तरीके से ये गैने का क्लासिफिकेशन है लर्निंग का, और इसमें पहले जो 4 हमारे लर्निंग के टाइप्स ऑफ लर्निंग है, दैट इज रिलेटेड टू बिहेवियरल एस्पेक्ट, एंड लास्ट 4 लर्निंग टाइप्स इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव एस्पेक्ट। बिहेवियरल और कॉग्निटिव में आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मस्तिष्क का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे हम कॉग्निशन बोलते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे व्यवहार से संबंधित हो, व्यवहार में हमारे चेंज आए, तो ऐसी एक्टिविटीज़ बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत या फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड टू अ सिग्नल, लाइक पावलोव्स डॉग, जिसे हम पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। यूजुअली द रेस्पॉन्स इज इमोशनल। सिग्नल मतलब संकेत अधिगम, इसमें क्या है, हम संकेत के माध्यम से सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम चाहे वर्बल हो नॉन वर्बल हो, उनको हम संकेत के माध्यम से सीखते हैं, और ये सबसे लोएस्ट टाइप की लर्निंग है। सेकंड है एसआर अर्थात स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, और ये इसके अकॉर्डिंग लर्न प्रिसाइज रेस्पॉन्स टू प्रिसाइज सिग्नल स्टिमुलस, डिफरेंट फ्रॉम सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग लीड्स टू इनवॉल्यूटरी रेस्पॉन्सेज, whereas the response in SR learning are voluntary controlled. इस टाइप की लर्निंग को हम
ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग से समझ सकते हैं। और चूँकि एसआर की बात हो रही है तो एसआर से संबंधित कार्य ईएल थॉर्नडाइक और स्किनर के द्वारा किया जा चुका है। और इसी तरीके की चीज़ों को हम जो हमारे एस और आर से संबंधित हो, अर्थात जिसमें हमारी किसी भी रेस्पॉन्स से संबंधित कोई ना कोई स्टिमुलस हो, इन फ्यूचर हम वही स्टिमुलस अगर अनुभव करते हैं तो उससे संबंधित जो एक्टिविटी या फिर जो रेस्पॉन्स हमने पहले किया है वही रेस्पॉन्स को हम इन फ्यूचर भी करते हैं। ओके, ये हुआ आपका एस आर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। दिस लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। दिस स्टडी of operant conditioning started with the work of E.L. Thorndike. Instrumental conditioning is more flexible than classical one in the sense that responses are conditioned here to variety of efforts. Such experiments were conducted and improved further by Skinner to explain the operant nature of the behavior in a set from with the help of reinforcement. Reinforcement चूँकि ये behaviorist हैं, स्किनर थॉर्नडाइक हल बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने सीखने में रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्वलन का प्रयोग किया था। इस वजह से जब हम एसआर की बात करते हो तो एसआर की स्टार्टिंग किसने की थी? ईएल थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत के द्वारा एसआर को यूज किया था। इसके बाद उसको और बेहतर बनाने के लिए, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, स्किनर ने इस पर काम किया था और उसको एक नए टाइप की लर्निंग को आपके सामने पेश किया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम थर्ड चेन लर्निंग या फिर साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग। अकर्स विद अ चेन ऑफ स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज आर फॉर्म्ड लीन टू फॉलो प्रोसीजर्स एबल टू चेन टू और मोर स्टिमुलस रेस्पॉन्स। चेनिंग मीन्स कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर. SR is formed in sequence chaining is of two types, motor and verbal. Using remote control to switch on or off a TV is an example of motor sequence, and greeting a guest at home is an example of verbal sequence. Now we are talking verbal association learning. Verbal association learning use terminology in verbal chains. In this type of learning, verbal language is also used along with showing an object that is seeing is associated with a word. For example, we show an object to a child and say that it is monkey. Next time when the child will see an object exactly or almost similar to the object previously seen by him, he will name it as monkey. Now we are talking multiple discrimination learning या फिर discrimination learning. It is like that learn how to distinguish between similar stimuli when specific behavior is shown to only one given stimulus and other stimuli are totally excluded. It is called discrimination. This type of learning is seen from the beginning of life of the organism. Discrimination is also not similar to the word of differentiation. In discrimination, emphasis is placed on stimulus side, but in differentiation, emphasis is placed on the response side. In response to the other stimuli through selective reinforcement, but in differentiation, we develop a very specific type of response on the basis of the stimuli presented through selective reinforcement after examining a number of related responses to. The concept opposite to discrimination is generalization. When after conditioning to a particular stimulus, other similar stimuli also cause to elicit same response, the process is called stimulus generalization. The point to be noted here is that without perfection in stimulus generalization, nobody will be able to learn by discrimination. Now we are talking to the next type of learning given by Gainey, that is concept learning. Number 6. Concept is developed. Concept learning, singular common response to an entire class of stimuli. Concept learning, concept is developed on the basis of common characters
of an object. When we identify an object or an idea on the basis of its common properties, which a class of objects share in common, not specific to other objects or ideas, it is called concept learning. The properties of shape, size, color, form, nature, etc. are used to discriminate an object from other objects of the same class. For example, trees are many, but the concept of a mango tree is applied to a tree which has some very specific property. That is concept learning. Next, we are moving principle learning. In principle learning or rule learning, learning of principle or laws takes place only after concept learning. It is because regular and constant relationship between two or more concepts is established in a priorable knowledge of so many principles and laws are necessary to function properly in the environment and to save our time in repeated experimentations. Most of the learning obtained in schools is connected to laws, principles and systems. रूल लर्निंग और प्रिंसिपल लर्निंग, इसमें हम नियम या फिर सिद्धांत अधिगम की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट या फिर हमारे रूल्स के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे विज्ञान में हम, साइंस में, फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जिनमें कि इसके 3 प्रकार के बारे में हम अलग अलग स्टडी करते हैं। ऐसा ही हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रूल के माध्यम से या फिर प्रिंसिपल के माध्यम से करते हैं। इट इज़ ऑल्सो लर्नड एज अ चेन ऑफ 2 or more concept. Learn to apply rules. Whenever we apply rules to learn, that is called principle learning or rule learning. Now we are moving problem solving learning. This is the highest level of learning or highest type of learning given by Robert Gaine in his theory that is called Gaine hierarchy of learning. In problem solving learning, it is the highest stage of learning in the hierarchy. When an individual has learned all laws and principles, he evaluates them from the point of view of utility or facticity. This evaluation helps him to solve various problems of life. समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्चतम स्तर का सीखना है। इसके अंतर्गत हम हाईएस्ट लर्निंग टाइप विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ हायर ऑर्डर रूल्स। ऑल अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड फॉर इट टू बी प्रेजेंट। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है और दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट लर्निंग। और जितने भी इसके अंतर्गत जितनी भी टाइप की लर्निंग हम सीख चुके हैं, उसके बाद ही सबसे लास्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। इससे पहले हम रूल के बारे में हमने पढ़ा है, हम कॉन्सेप्ट बनाना सीख गए, हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स बनाना सीख गए, हम चेन बनाना सीख गए, हम डिस्क्रिमिनेशन बनाना सीख गए, हमने वर्बल एसोसिएशन बनाना सीखा है। इतनी लर्निंग सीखने के बाद लास्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की बात करते हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस लर्निंग, यूज टीचिंग मेथड नोन टू अननोन। बालक कितनी शीघ्रता अथवा कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। अर्थात उसके प्रीवियस नॉलेज से संबंधित उसकी न्यू नॉलेज को जोड़ते हुए हम उसके अधिगम या फिर उसकी लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी हम ब्रॉड कर सकते हैं। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर। लर्निंग प्रोसेस सीखे जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति अर्थात नेचर व क्वांटिटी का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसकी भाषा भी कठिन होगी और लेंदी होगी, वहाँ बच्चे को भी सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर हमारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे भी उसको उसकी लैंग्वेज को आसानी से समझें और थोड़ा शॉर्ट भी हो, हर चीज़ डिटेल में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चे भी आसानी से सीखने में उसमें इंटरेस्ट लेंगे। थर्ड, फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। फिजिकली स्टूडेंट्स उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो मैच्योर होंगे तो किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से और अच्छे से सीख पाएंगे। अदरवाइज फिजिकल या फिर और कोई इश्यू होने पर वो
किसी न किसी समस्या का सामना करते हुए उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट, विल टू लर्न। लर्निंग प्रोसेस सीखने वाले की इच्छा पर भी निर्भर करता है। यदि बालक में किसी बात को सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख सकता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक किसी बात को सीखना ही नहीं चाहता तो उसे हम ज़बरदस्ती भी नहीं सिखा सकते। इसके अतिरिक्त एक मोटिवेशन है, फैटिग है, मेंटल हेल्थ, एनवायरनमेंट, लर्निंग मेथड, इन सभी का लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब हम गैने के हायरार्की की बात करते हैं, लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं। गैने के अधिगम सिद्धांत को हम अधिगम का सिद्धांत तो मानते हैं, लेकिन ये सभी सिद्धांतों का, जितने लॉज ऑफ लर्निंग है, उनको एक कंक्लूड करके गैने ने एक सिद्धांत को बताया है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी की को काफ़ी अच्छा बताया, क्योंकि इसमें है ना सभी जितनी लर्निंग थ्योरीज हैं उनका समावेशन है, उनको इंटीग्रेट करते हुए उसने लर्निंग के टाइप्स को बताया है। अब रॉबर्ट गैनेज बैकग्राउंड एंड पब्लिश्ड वर्क, वेल नोन फॉर थ्योरी ऑफ कंडीशनल